Hello dear students, my name is Shahook Amir Advocate. In this video, I'll be covering the preventive measures regarding cyber offenses. इससे पहले लेक्चर्स के अंदर आपने समझा कि साइबर क्राइम क्या होता है, उसके जुरिसडिक्शनल इश्यूज क्या होते हैं और साइबर क्राइम की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उन पर पनिशमेंट्स क्या हैं, उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आपने उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। अब इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपकी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट, उन सब की क्या जिम्मेदारी है और क्या वो कर सकते हैं कंट्रीब्यूट प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर जो साइबर ऑफेंसेस हैं उनसे रेलिवेंट। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 48 और 49 पीका का, जिसमें हम इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं और क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बॉडीज़ भी स्पेसिफिकली डिज़ाइन की हुई हैं जो साइबर ऑफेंसेस को एड्रेस करेंगी, जो साइबर थ्रेट्स हैं या जो साइबर ऑफेंसेस हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन जो 48 है उसके ऊपर। जो आपका सेक्शन 48 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट और जो आपकी साइबर ऑफेंसेस से रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये पावर देती है कि वो किसी भी किस्म की जो डायरेक्टिव्स हैं वो दे सकते हैं। क्या करने के लिए? आपके जो साइबर ऑफेंसेस अभी आपने पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स जो आपने अभी अंडरस्टैंड किए, उन तमाम ऑफेंसेस से बचने के लिए अगर कोई भी फ्रेमवर्क, कोई लॉ, कोई रूल्स डिज़ाइन गवर्नमेंट करना चाहती है या कोई नोटिफिकेशन आपकी NCCIA, FIA, कोई बॉडी जो रेलिवेंट है वो पास करना चाह रही है, तो उनके पास ये राइट है कि वो ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं ताकि जो साइबर ऑफेंसेस हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके और जो आपका सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर किया जा सके, जो जिसमें आप अटैच्ड हैं इंटरनेशनली, नेशनली, किसी नेटवर्क के थ्रू आप अटैच्ड हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं जिसको डायरेक्टिव्स जारी किए जा रहे हैं। तो इन तमाम सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट है गवर्नमेंट के पास, ये अपॉर्चुनिटी है, ये पावर है कि वो किसी भी किस्म का लॉ जनरेट करके आपको बाइंडिंग हो आपके ऊपर उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि जो सिक्योरिटी रिस्क हैं उनसे बचा जा सके। अब इसके बाद देखते हैं कि फर्दर क्या बॉडीज़ हैं और इनके अलावा क्या ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट के या ऐसे इदारों के बनाए हुए लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले जो ये लॉज या रूल्स डिज़ाइन किए हैं गवर्नमेंट ने, वो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑनर जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उन रूल्स को अप्लाई करें और अपनी जो बाय लॉज हैं, अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अपनी उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको अपलोड करने के जो प्रोसीजर हैं उन सबको रेगुलेट करें और अलाइन करें उन रूल्स के साथ जो गवर्नमेंट ने या जो NCCIA ने जारी किए हैं, ताकि उनकी जो फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है और इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरली हो सके। इसके अलावा देखते हैं आपकी डिफरेंट एंटिटीज़, बॉडीज़ हो सकती हैं जो कोई ऐसा डाटा मैनेज कर रही हैं जो लोगों की प्राइवेसी से रेलिवेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो लोगों की बहुत ज़्यादा पर्सनल है। उनका फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो सकती हैं, उनकी इमेजेस हो सकती हैं जो किसी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, किसी किसी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो सकता है जिसमें लोगों की पर्सनल जो फ़ोटोज़ हैं, उनकी रिपोर्ट कार्ड जो उनके साथ अटैच किए जाते हैं, लोगों के फ़ोन नंबर्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये तमाम जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अटैच्ड है। तो उसको सिक्योर करने के लिए इन हॉस्पिटल्स को, या आपको मिसाल दे रहा हूँ हॉस्पिटल की, इसके अलावा कुछ और स्कूल्स हो सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के डाटा होता है कि वो उनके घरों के क्या नंबर हैं, एड्रेसेस क्या हैं, हर वो चीज़ जो प्राइवेट है किसी की, अगर वो आपके पास मौजूद है क्योंकि आप एज इंस्टीट्यूशन या एज ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं और आप उस पर्सनल डाटा को अचीव कर रहे हैं उन लोगों से, तो आपके ऊपर वो तमाम लॉज जो है वो वाजिब होंगे उनको मानना जो आपको उन अथॉरिटीज़ की तरफ से आ रहे हैं जो NCCIA या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ताकि आप उन लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रख सकें। और अगर आप उन जो लॉज रूल्स आपके लिए बनाए हैं आप उनको फॉलो नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए जो
टाइम वो ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं, वो उस लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं, तो 10 मिलियंस तक जो फाइन है वो उनको पे करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो सब्सिक्वेंटली अगर वो इन फ्यूचर उन क्राइम्स को कमिट करते हैं तो उस सूरत में फ़ाइन के साथ जो चीज़ ऐड हो जाती है वो इम्प्रिजनमेंट भी है, कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उस बॉडी के जिनके ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा है और उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना, उन पर 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस वो जो फ़ाइन उन्होंने फर्स्ट टाइम पे किया था वो भी साथ में ऐड हो जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जो रूटीन है उसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए कि वो ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे इस तरह के ऑफेंसेस से वो बच सकें। उन्हें चाहिए कि वो जो पासवर्ड पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रखें। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप कहीं पे पासवर्ड एंटर करते हो तो आपको कहा जाता है कि वो 8 करैक्टर्स या 12 करैक्टर्स का पासवर्ड हो, उसमें स्पेशल करैक्टर्स भी यूज़ किए जा रहे हों, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स यूज़ हों, यानी एक मिक्स पासवर्ड हो ताकि उसको क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, या वो इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हों उस करैक्टर के साथ ताकि उसको गेस ना किया जा सके, या आपका ईमेल ही आप पासवर्ड के तौर पे ना यूज़ कर रहे हों, या फिर आप जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस पासवर्ड्स हैं, आपके नाम है या आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका घर का एड्रेस हो सकता है, या आपकी कोई फेवरेट कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जिसको आप यूज़ कर रहे हो एज पासवर्ड, तो वो ऐसी चीज़ें डिपिक्ट की जा सकती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे पासवर्ड्स को अप्रिशिएट ना करें, वो उनको एक्सेप्ट ना करें, बजाय इसके कि लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि वो ऐसे पासवर्ड रखें जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, और प्लेटफॉर्म जो है ऐसे ही पासवर्ड को सिर्फ ऑप्ट किया करे। अदरवाइज़ वो खुद सजेशन दे सकता है कि कैसे पासवर्ड जो है वो लोगों को रखने चाहिए फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उनको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे एक गाइड जो है वो दी जा सकती है ताकि लोग अपना जो प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर कर सकें। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, फायरवॉल जो है उसको इंस्टॉल करें। फायरवॉल्स इस वजह के से ताकि जो वायरसेस हैं उनके सिस्टम में ना आ सकें। रेगुलरली अपडेट करने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों को, और एंटीवायरसेस के अगर वायरस आपका आ चुका है तो वो उनको स्कैन करे, आइडेंटिफाई करे, उनको रिमूव करे, क्वारंटाइन करे, ऐसे तमाम चीज़ों को जो ऑलरेडी सिस्टम में आ चुकी हैं। अब इनको अपडेट करने की ज़रूरत इसीलिए होती है कि जब भी कोई सिस्टम वायरस आ जाता है उसके अंदर सिस्टम में, तो जो उसकी डेफिनेशन है वो एंटीवायरस के अंदर अपडेट हो जाती है, वो उसको डिटेक्ट करता है, उसे रिमूव करता है। लेकिन जब कोई नया वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको नहीं चेक कर पाता अनलेस कि उसकी डेफिनेशन के अंदर उस वायरस की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इस वजह से आपको अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एंटीवायरस हैं, उसको टाइमली अपडेट करना चाहिए ताकि जो न्यू वायरसेस मार्केट में आए हैं उनको वो डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता हो जब कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आए। तो इस वजह से आपको भी अपनी जो कंप्यूटर सिस्टम घर में मौजूद हैं उसमें आपको इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आपकी विंडोज़ हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो अपने डेली यूजेज के लिए, आप मोबाइल फ़ोन में अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप उसको अपडेट आती है, गेम है आप उसकी अपडेट आती है, आप उसको अपडेट कर लेते हो। इसी तरह जो आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे लोगों का डाटा मौजूद है, जहाँ पे लोगों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहाँ पे आप उसको अपडेट करें ताकि जो न्यू चीज़ें मार्केट में फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपडेट की गई हैं, ताकि जो एडवांस्ड जो वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, जो मालवेयर्स हैं, उनसे बचा जा सके। उन तमाम की डेफिनेशंस आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपडेट हो जाए। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी यूज़र वहाँ पे मौजूद है उनकी जो एक्सेस है उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, उस जो भी बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा लिमिट कर देना चाहिए। यानी वो डाटा जो जिस पर्सन से रेलिवेंट है वो उसी को ही एक्सेस होनी चाहिए, उसको यूज़ करें। बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबिलिटी देना किसी सेंसिटिव डाटा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर देती है। आपको बहुत ज़्यादा कम जो है वो लोगों की जो विज़िट है किसी ऐसे डाटा के ऊपर वो अलाउ करना चाहिए ताकि जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऑथराइज लोग हैं, वो उस डाटा को यूज़ कर सकें। अनऑथराइज पर्सन की जो पहुंच से वो डाटा हमेशा के लिए दूर रहे। इस तरह की जो प्रिविलेजेस हैं क्रिएट करना कि कोई कंपनी में सीनियर है या उसका कोई रोल नहीं है उस डाटा को यूज़ करने के लिए, लेकिन सिर्फ वो सीनियर है तो उसको एक्सेस कर सकता है, इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है वो रिड्यूस कर
करना चाहिए कि जिस पर्सन का काम है उस डाटा से सिर्फ वही उसको यूज़ करे ताकि वही आंसरेबल हो। फिर आप अपने डाटा की एडिशनल कॉपीज़ बना के रखें, आप बैकअप्स उसके बनाएं, डिफरेंट जगहों के ऊपर उसको स्टोर करें ताकि अगर आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो गया है तो वहाँ से आप उसको रिट्रीव कर सकें। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वायरस ने डिस्ट्रॉय कर दी है तो आप उसको ईज़िली वहाँ से दोबारा से उसको कॉपी कर सकें। और अगर आपने उस डाटा को इस फॉर्म में रखा हुआ है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो ज़्यादा बेटर है। आपने इंक्रिप्शन का चैप्टर भी अपने कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर पढ़ा है जिसमें आपने देखा है कि डाटा को ऐसी फॉर्म के अंदर रखा जाता है कि जो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता वो साइफर टेक्स्ट में या किसी और फॉर्म के अंदर मौजूद है जो एक अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं कि अगर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो रीड करने आए डाटा को तो वो रीड नहीं कर पाते हैं तो वो फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अक्सर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो आपके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट जो है वो रीड नहीं हुई, लेकिन अगर आपके पास उसका बैकअप मौजूद है तो वहाँ से आप उसको रिट्रीव कर लेते हो। इसी तरह फर्दर जो कंडक्ट है एम्प्लॉयज़ का वो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनको ट्रेन करूं कि वो किस तरीके से साइबर ऑफेंसेस से बच सकते हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िम्मेदारी है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करें ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो आम पब्लिक का डाटा आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली जो है उनके एम्प्लॉयज़ डील करें। इसके बाद सेक्शन 49 को देखते हैं। इसमें जो प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है इसने एक स्पेसिफिक टीम्स को बना दिया जिनको CER टीम्स का कहा जाता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स। इन टीम्स का काम ये है कि किसी किस्म के साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक्स हों तो ये उनको रिस्पॉन्स करती हैं कि अगर ऐसे कोई कंडक्ट हो गया है, कोई साइबर थ्रेट है या कोई साइबर अटैक हो चुका है तो उनको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, उसको कैसे रिस्पॉन्स किया जाएगा। वो सब CER जो टीम्स हैं, CERT जो टीम्स हैं सेक्शन 49 के अंदर वो उन तमाम जो ऑफेंसेस हैं वो जो एक्टिविटीज़ हैं इलीगल उन सबको कैसे एड्रेस किया जाएगा वो देखती हैं। ये जो CER टीम्स होती हैं इनका काम ये होता है कि ये डिटेक्ट करें ऐसे वायरसेस को, ऐसे अटैक्स को, ऐसे थ्रेट्स को जो आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं, जो आपको हो सकते हैं और आपके डाटा को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे थ्रेट्स को ताकि टाइमली एड्रेस किया जा सके, अपने सिस्टम को सिक्योर किया जा सके, ऐसी जो टीम्स हैं CERT वो ऐसी कंटेंट को आइडेंटिफाई करती हैं कि जो थ्रेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अटैक हो गया है, वो थ्रेट पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और वो डायरेक्ट एक अटैक हो चुका है उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या इवन थ्रेट था, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाए और अटैक आपके कंप्यूटर सिस्टम पे हो गया, तो अब आफ्टर अटैक कैसे उनको हमने एड्रेस करना है, रिस्पॉन्स करना है, वो भी आपका CERT टीम्स के फंक्शंस में आ जाता है। इसके अलावा वो जो भी एफर्ट्स कर रही हैं टीम्स उसके ऊपर उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको कैसे देखते हैं, वो सारी कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हैं CERTs। इनका जो मेजर फंक्शन है वो यही होता है कि जो डैमेज है वो जो स्टार्ट हो चुका है वो मिनिमम हो, उन चीज़ों को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया जा सके, या अगर प्रिवेंटिवली किया जा रहा है तो थ्रेट अगर आया तो वो पहले ही उस चीज़ को पहले रिजॉल्व कर रही हैं, उसको हाईलाइट कर रही हैं कि ये चीज़ अपकमिंग है तो उसके लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है। तो आप उस जो डैमेज को प्रिवेंट कर रहे हैं वो भी CERT उस चीज़ को हाईलाइट करने में आपको हेल्प करता है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ योर डाटा, कि वो आपके लिए अवेलेबल रहे और डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो मौजूद रहे। ये चीज़ भी आपने कंप्यूटर साइंस के चैप्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है, डाटा इंटेग्रिटी या डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डाटा इंटेग्रिटी के बारे में आपने चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टैंड की है कि इसका मतलब ये है करेक्टनेस ऑफ डाटा, कि आपका डाटा जो है वो करेक्ट रहे, उसके अंदर चेंजेस ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, और जब ज़रूरत पेश आए तो आपके लिए अवेलेबल हो, जब आपने उसको यूज़ करना है वो आपके लिए मौजूद हो, डाटा वो अनअवेलेबल ना हो जाए। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके डाटा को ये तमाम फंक्शंस आपके जो सेक्शन 49 है वो CERT को प्रोवाइड करता है। अभी देखते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, कुछ जो एक्शंस आप ले सकते हैं अपने डाटा को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी किसी ऐसी अटैचमेंट्स, यानी अटैचमेंट्स कहते हैं कोई भी आपको फाइल अटैच हो गई है किसी ईमेल के अंदर, या कोई ऐसी जो फ़ोटो अटैच हो गई है,
या कोई वीडियो अटैच्ड है या कोई ऑडियो मैसेज अटैच्ड है जो आपसे कंसर्निंग नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे ये रिसीव हो सकता है, तो उसको फॉर द एक्सपेरिमेंट आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर एम्बेडेड वायरस हो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपकी पहली जिम्मेदारी है। उसके अलावा सिमिलरली जो भी लिंक्स आपके मौजूद हैं, आपको उनको बहुत ज़्यादा कॉशियसली ऑपरेट करने की ज़रूरत है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, आप उसको वेरीफाई करें कि वो करेक्ट है या नहीं है, बजाय उसको को आप डायरेक्टली फर्दर रीशेयर कर दें, और जो उसकी रीशेयरिंग है वो जो डिस्ट्रक्शन का लेवल है वो उसको फर्दर इन्हेंस ही करती जाएगी। इसके अलावा आपको अभी जैसे मैंने गाइड किया कि पासवर्ड्स की क्या एग्जांपल्स होती हैं फर्दर सोर्सेज के ऊपर के जो सिक्योर और जो एक्यूरेट पासवर्ड्स हैं, जो जिनको क्रैक करना जो है वो हैकर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको वैसे पासवर्ड जो है वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर रखने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आप देखते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आप सिस्टम लॉगिन करते हो लेकिन वो आपके ईमेल के ऊपर या आपके सिम कार्ड के ऊपर एक मैसेज आ जाता है, एक कोड सेंड कर दिया जाता है, वो आप फिर इंसर्ट करते हो। इस तरीके से वो एक कंफर्मेशन हो जाती है कि जो पासवर्ड भी बंदा एंटर कर रहा है वो भी कोई ऑथेंटिक सोर्स है, वो कोई और पर्सन नहीं है जिसने किसी तरीके से पासवर्ड ओरिजिनल ऑब्टेन कर लिया और अब वो उसको एंटर करना चाह रहा है किसी फ्रॉड के थ्रू। तो एक चंद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको जनरल अपनी लाइफ के अंदर कंडक्ट करनी चाहिए। इन एडिशन टू देम आपको अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको हर टाइम आपको अप टू डेट रखना चाहिए। अपना जो कंटेंट है पर्सनल, वो उसको अननेसेसरी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर ज़रूरत है उसको शेयर करना, आप उसको ज़रूर शेयर करें। आपको सोशल होना चाहिए लेकिन आपको ओवर जो डाटा है वो कहीं पे एक्स्ट्रा शेयर नहीं करना चाहिए जो आपको कल को खुद नुकसान पहुंचा सके। अगर आप कहीं भी डाटा शेयर कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो आपके लिए मिसयूज भी हो सकता है। इस वजह से ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि आप खुद ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस ऑफेंस के जो आपके ख़िलाफ़ कल को होगा और आपको उसका नुकसान होगा। और अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है जिस पे आपको शक है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके डाटा को ब्रीच कर सकती है, तो फ़ौरन से पहले आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ इंटरनल एक सेटअप डिज़ाइन करना चाहिए कि जिसमें उनके एम्प्लॉयज़ और उनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए वो एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन करें कि जिनसे उनका जो पर्सनल डाटा है वो ब्रीच होने से, लीक होने से, मिसयूज होने से बचे। इसके अलावा उनको कॉन्स्टेंटली अपना जो सिस्टम है उसको मॉनिटर करना चाहिए कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी जो आम रूटीन में नहीं होती है और वो एक स्पेशल कंडक्ट किसी एम्प्लॉय का या किसी ऐसी एक्टिविटी का उन्हें फील हो रहा है, तो उसको फ़ौरन से पहले उनको नोटिस लेना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कि वो जो डायरेक्टिव्स हैं जो ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं या जो CRT टीम्स बनाई गई हैं उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है तो आपको ज़रूर उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और उन बॉडीज़ को चाहिए कि वो उनके साथ मिल के जो है वो साइबर ऑफेंसेस को एड्रेस करें। इसके अलावा जो भी ऑफेंस होता है और उन्हें लगता है कि ये चीज़ आपकी ऑनगोइंग है, जो साइबर ऑफेंस है पीका के अंडर, उनको फ़ौरन से पहले ऐसे ऑफेंसेस को रिपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपने सेक्शन 48 और 49 के अंदर देखा कि आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो साइबर ऑफेंसेस को होने के लिए, और अगर हो जाएं तो उनको किस तरीके से आप रिपोर्ट करना चाहिए आपको, और क्या आपकी ज़िम्मेदारी है जब आप साइबर ऑफेंसेस हो रहे हो तो उनसे बचने के लिए, और इवन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं ताकि साइबर ऑफेंसेस आपके साथ ना हो सकें। फर्दर जो लास्ट वीडियो है, जो लास्ट लेक्चर आपका अपकमिंग, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साइबर ऑफेंसेस जब हो जाते हैं आपके साथ तो उसको आप कैसे रिपोर्ट करते हो, उनका क्या इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म होता है, जो आपकी अथॉरिटीज़ है उनके पास क्या पावर्स होती हैं। थैंक यू।